हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो न्यू सिलेबस, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएफएम के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दिसंबर 23 के जो भी टफ क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक एक करके ही पढ़ाऊँगा। आपको पता ही है, रिटर्न पेपर है, एक एक क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, पढ़ाने में और ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो दो दो तीन तीन जितना मैं कर पाया ऐसे ऐसे करके मैं जो भी टफ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके कवर करवाऊंगा। आधा पेपर मेरे हिसाब से काफ़ी इजी था, कैश फ्लो काफ़ी इजी था, फोकास्टेड वाला जो पीएनएल था वो काफ़ी इजी था, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन उठा के एज इट इज़ पूछा गया है, और भी दो तीन क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफ़ी इजी थे, तो वो आपको खुद ही करने हैं। मैं टफ पे पहले ध्यान दूंगा। टफ का नाम बोलते ही सिंकिंग फंड सबके मन में आता है, इसलिए ये वीडियो में मैं पहले सिंकिंग फंड से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आइडियली मेरे हिसाब से तो सिंकिंग फंड सिलेबस में था ही नहीं, बट स्टिल पूछा गया है। ठीक है, और काफ़ी बच्चे करके ही नहीं गए थे, मैंने भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि सिंकिंग फंड की थेरी, सिंकिंग फंड के जर्नल एंट्रीज कुछ भी मॉड्यूल में नहीं दिए हैं। जब थेरी ही नहीं है, थेरी नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं है, कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, सिर्फ पीछे सॉल्व को या पीछे क्वेश्चन में कहीं तो एक दो क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, थेरी है ही नहीं। अब बिना थेरी के डायरेक्ट इतने टफ क्वेश्चन बच्चे कैसे करेंगे, ये आई थिंक सवाल सारे बच्चों को पूछना चाहिए। ठीक है, तो खैर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आ जाओ, सिंकिंग फंड का कैसा आपको ये सॉल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन पूछा है ये मैं कहूंगा, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं इसके, काफी लेंदी क्वेश्चन भी होते हैं, बट आपको बहुत सिंपल दो दो तीन तीन मार्क के छोटे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सबको इतना तो जमना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2B पे आ जाओ। 2B1, following balances appeared in the books of company as on 1st April 2022. सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब बेसिक्स में बताते जाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और लिखते जाना है। जो जो चीजें आपको लगे कि यार सर ने कुछ नया बताया है, आपको लिखते जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक एक लिखो लिखो ऐसे नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो सिंकिंग फंड रिजर्व से बनता है, प्रॉफिट ट्रांसफर करके बनता है, तो उसमें क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो एक क्रेडिट बैलेंस है 5,50,000 सिंकिंग फंड में क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी है ओपनिंग। ठीक है, 1 अप्रैल को। फिर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एकदम काम के वर्ड पे ध्यान देना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, बार बार सिंकिंग फंड हर जगह आएगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब सिंकिंग फंड, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मतलब ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में डेबिट बैलेंस होता है, तो इतने इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदे हुए हैं, इतना पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, मतलब ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इतने में हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, हमारा पैसा लगा हुआ है। फिर है हमारे डिबेंचर कितने हैं, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, नाम के पहले लिखा होता है। 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हमारे इशू किए हुए हैं, ठीक है, जिनके रिडम्पशन के लिए हम सिंकिंग फंड का ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू रिडीम दीज डिबेंचर्स, the company sold the sinking fund investments and realized 3,45,000 rupees। ठीक है, मतलब 3,44,325 रुपीज कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट्स बेचे गए हैं 3,45,000 में, और आपको प्रॉफिट लॉस की जर्नल एंट्री पास करनी है। काफी सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, 3,44,325 के इन्वेस्टमेंट्स आप 345 में बेच रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो जितना ज्यादा का अमाउंट है वो निकालो, आपका प्रॉफिट का अमाउंट तो निकल जाएगा। अब एंट्री पे आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब सेल की भी पूरी एंट्री नहीं पूछी है। वैसे तो हम कंबाइंड एंट्री पास करते हैं, कंबाइंड एंट्री भी पास करोगे तो मेरे ख्याल से गलत नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी आ जाता है और प्रॉफिट का अमाउंट भी सही आता है। ठीक है, तो मैं दोनों बता दूंगा, कंबाइन भी बता दूंगा और सिंगल एंट्री भी बता दूंगा, ताकि आपको जैसा लगे सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, बोलो, पहले सेल का सोचो, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट शुरू कैसे करें सोचना यही समझेगा नहीं।
क्योंकि प्रॉफिट अलग से थोड़ी मिलता है, प्रॉफिट तो एक बैलेंसिंग फिगर है, उसके पहले क्या एंट्री पास हुई आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस की सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम सेल की एंट्री, नॉर्मल एंट्री बताता हूं मैं, ठीक है। बोलो 3,45,000 के इन्वेस्टमेंट हमने मतलब उतने में बेचे हैं और हमारे कॉस्ट है 344,325, ठीक है। तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आएंगे जितने में बेचा है, सेल वैल्यू ही हमेशा रियलाइज होती है, तो 3,45,000 डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट्स एसेट हैं, जाएंगे, बेच रहे हो तो टू इन्वेस्टमेंट्स रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, एट कॉस्ट हमेशा आप इसको क्रेडिट करते हो, तो 344,325 और ये डिफरेंस जो है ये आपका प्रॉफिट है। पैसे ज्यादा मिले हैं और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम है, कम इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट आप यहां पे कर सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना आएगा 675, ठीक है। ये सेल की एंट्री है। अब आप ये जो प्रॉफिट है इसका क्या करोगे, ये पूछा है आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो हमने प्रॉफिट लॉस बुक किया है। अब इसका करेंगे क्या, ये 675 रुपीज कहां जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री आपको पूछी है, ये नहीं पूछा है जो हमने किया है, पर ये पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रॉफिट की एंट्री कैसे पास करोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस कहां ट्रांसफर होता है। तो सिंकिंग फंड मेथड के हिसाब से जो भी प्रॉफिट लॉस होता है ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो सिंकिंग फंड अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। ये थ्योरी का पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे फिर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये ऐसा लिख लो कहीं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग के हिसाब से आपको सोचना है कि अब मुझे करना क्या है। ये एक प्रॉफिट का अकाउंट है, ये एक ट्रांसफर एंट्री है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक याद दिला दूं, अब जो हम एंट्री पास करेंगे वो एक ट्रांसफर एंट्री है, मतलब कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, कोई एसेट आ नहीं जा रहा, कुछ जा नहीं रहा, कुछ सेल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक अकाउंट बंद करना है, उसका बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इट्स अ ट्रांसफर एंट्री। उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप इसकी जर्नल एंट्री बना पाओगे, नहीं तो आप रट्टा मारते फिरोगे, ठीक है। बेसिकली अकाउंट जो मैंने अभी बनाया है प्रॉफिट का, इसको मैंने क्रेडिट किया है, तो इसमें क्रेडिट बैलेंस है, इसको मुझे बंद करना है। तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से बताओ, क्रेडिट बैलेंस किसी अकाउंट में है तो उसको मैं बंद कैसे करूं, डेबिट करके। तो मैं डेबिट करूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट 675। अब जो नया बच्चा है साइंस वाला होगा वो बोलेगा सर प्रॉफिट को डेबिट कर रहे, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ ना, ऊपर मना कहां किया है, क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। अभी हमको उसको बंद करके ट्रांसफर करना है, एंट्री काई की है वो समझो, हम बंद कर रहे हैं अभी, तो प्रॉफिट को डेबिट करेंगे तो ही वो बंद होगा, और 2 जाएगा सिंकिंग फंड अकाउंट 675। तो बस ये एक ही एंट्री आपको पूछी गई थी, सिर्फ ये एक एंट्री 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो देख लो, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिखा है, अब इनकी एंट्री कैसे है मैं वो भी बता देता हूं। अकाउंटिंग है, कैसे भी कर सकते हो, नेट इफेक्ट उतना ही आता है, ठीक है। मैं आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। इन्होंने सेल की एक नॉर्मल एंट्री पास की है, सेल की, मतलब जब मैं सेल करूंगा मैं प्रॉफिट लॉस उस वक्त कैलकुलेट नहीं करूंगा, उस हिसाब से एंट्री इंस्टीट्यूट ने दी है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एंट्री अगर आप लिखोगे तो ये भी सही मानी जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग है, ये कोई लॉ थोड़ी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो चेकिंग में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल सेल की एंट्री पास करूं कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट 345 और इन्वेस्टमेंट को मैं सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दूं सेल वैल्यू से, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। मतलब इस एंट्री में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपको सेम एंट्री में प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना है, कंबाइन एंट्री पास करनी है, तो इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ही क्रेडिट किया जाता है, तभी उसी एंट्री में प्रॉफिट या लॉस को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अगर आपको उस एंट्री में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना है तो इन्वेस्टमेंट को पहले आप सेल वैल्यू पे दिखा दो, तो यहां कोई थर्ड इफेक्ट आएगा ही नहीं।
बैंक भी 345 है और इन्वेस्टमेंट भी 345 है, तो कोई थर्ड इफेक्ट आएगा ही नहीं ना, वो आप अलग से निकालोगे। आए ख्याल में? तो ये अगर आपने इस टाइप की एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब इसमें जो प्रॉफिट है वो आपको ट्रांसफर करना है सिंकिंग फंड में, तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, तब आपको समझेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, इसीलिए बताता हूं कि जब भी लेजर बनाने की जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग कहां लिखने हैं। तो ओपनिंग बैलेंस होगा 344 350, ठीक है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। अब आपने बेचा तो आपने क्रेडिट किया, यहां पे आएगा 345, निकालो प्रॉफिट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट निकलेगा और यहां से ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखोगे क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट शॉर्ट है, तो यहां पे आएगा 675। आए ख्याल में? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यहां पे आएगा सिंकिंग फंड अकाउंट। मतलब कैसे सोचेंगे मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं बैलेंसिंग करूंगा, क्रेडिट साइड मेरी ज्यादा आएगी, डेबिट साइड कम आएगी, मतलब इसमें क्रेडिट बैलेंस है 675 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है। जैसे प्रॉफिट में मैंने बताया था ना 675 का क्रेडिट बैलेंस है, वैसे ही अब इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 675 का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। क्या है वो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पहले तो आता नहीं है, यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिट पड़ा है, आपने कॉस्ट माइनस कर ली, पूरे इन्वेस्टमेंट बेच दिए ना, बैलेंस तो जीरो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो बचे ही नहीं है, ऐसे अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो ये 675 आपका प्रॉफिट है, क्योंकि सेल वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस 675 है, आपको ये ट्रांसफर करना है सिंकिंग फंड में। सेम लॉजिक जो मैंने पिछले इसमें बताया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें क्रेडिट बैलेंस है, मुझे उसको बंद करना है, तो डेबिट करूंगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 675 टू कहां ट्रांसफर करना है? सिंकिंग फंड अकाउंट 675। तो ये एंट्री आपको इंस्टीट्यूट ने दी है, इसी की पोस्टिंग मैं आपको बता देता हूं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में जाके टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, और सिंकिंग फंड के क्रेडिट में जाके बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 675 ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री ऐसी भी चलती है, वैसी भी चलती है, दोनों चलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही चलो तो बेटर है। अगर आपको मार्क्स चाहिए, मैं देखो कंसेप्ट पढ़ाता हूं, मैं आपको अपनी जिंदगी के लिए तैयार कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट के हिसाब से ऐसे नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अकाउंटिंग हमेशा से फ्लेक्सिबल रही है, कोई सही गलत यहां पे नहीं होता है, नेट इफेक्ट सब में सेम आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये आप तरीका, इंस्टीट्यूट का तरीका जो है उसी के हिसाब से चलो, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट से मार्क्स चाहिए, ठीक है। बेटर गो बाय द ICSI वे, समझो दोनों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आए तो क्या करना है, तो ये करना है, ठीक है। और ये इस एंट्री के हिसाब से ऐसा होता है। लिख लो, लिख लो, ठीक है, लिख लो, ये भी लिख लो। कंफ्यूज हो रहा होगा तो फिर ये कट कर देना, जो भी बच्चे हैं ना बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, आप ये फिर इग्नोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कट कर दो, और आप जो ये वाला है उस पर आप ध्यान दो, ठीक है। और आप ये लेजर भी बना लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 675 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन अंडर सिंकिंग फंड, ठीक है। तो ये दिख रहा है, इस तरह से इन्होंने प्रॉफिट लॉस आपको निकाल के बताया है। सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और फिर जर्नल एंट्री और नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंपल है, ठीक है, यहां तक सिंपल है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। आउट ऑफ 10 लाख, आउट ऑफ 10 लाख, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, आउट ऑफ 10 लाख रुपीज डिबेंचर्स। अब इन्होंने कनेक्टेड है कि नहीं, चलो बोल नहीं सकते, क्योंकि आप 6% कर दिया है, ऊपर 7% था, तो मैं मानता हूं चलो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 10 लाख 6% डिबेंचर्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2022। 5 लाख रुपीज डिबेंचर्स, ये सब फेस वैल्यू होती है, सब लिख लो, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को, ये सब जो नाम के पहले वैल्यूज होती है सब फेस वैल्यू ही होती हैं, ठीक है।
तो 5 लाख फेस वैल्यू डिबेंचर्स वे रिडीम्ड ऑन 31 अक्टूबर 2022। मैं 1/4/2022 पे हूं और 31 अक्टूबर 2022 पे मैं रिडीम कर रहा हूं पार्ट 5 लाख के। कितना ड्यूरेशन है पहले निकाल लो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने सितंबर और अक्टूबर, यानी 7 महीने का ये ड्यूरेशन है। ठीक है, 7 महीने बाद मैं इसको रिडीम कर रहा हूं। द बैलेंस ऑफ द डिबेंचर्स सिंकिंग फंड अकाउंट, सॉरी, द बैलेंस ऑफ द सिंकिंग फंड डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट यानी सिंकिंग फंड अकाउंट ऑन 1/4/2022 वॉज 10 लाख रुपीज। ठीक है, पूरा 10 लाख का सिंकिंग फंड का वैल्यू था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन 31 मार्च 2022, यानी पिछले 31 मार्च तक का इंटरेस्ट भी पे ऑफ हो गया होगा और अगला इंटरेस्ट अब नेचुरली नॉर्मली कब पे होगा, अगले 31 मार्च पे। हाफ ईयरली नहीं है, एनुअली है। ठीक है, हाउ विल यू डील विद द बैलेंस ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट जो आखिरी में क्लोज होता है, या इस केस में जैसे ये पार्ट रिडम्पशन है, फुल रिडम्पशन नहीं है। 10 लाख का सिंकिंग फंड का अगर बैलेंस है और 10 लाख का ही डिबेंचर है, लेकिन हम 5 लाख का ही डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो सिंकिंग फंड जो घटता है, जो क्लोज होता है, वो भी 5 लाख से ही घटाया जाएगा। जितना रिडीम करोगे उतना फेस वैल्यू आप सिंकिंग फंड को घटाते हो और उसको कहां ट्रांसफर करते हो, थ्योरी में पढ़ा होगा ना, जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके सिंकिंग फंड को बंद किया जाता है अगर फुल रिडम्पशन है। तो पार्ट रिडम्पशन है तो जितने फेस वैल्यू का रिडम्पशन हो रहा है उतना फेस वैल्यू का अमाउंट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ये थ्योरी में भी लिखा हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये थ्योरी ही आपके मॉड्यूल में नहीं दी थी। ठीक है, तो बस यही पूछा है कि सब हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, आप रिडीम भी कर दोगे, सब हो जाएगा। उसके बाद क्या, सिंकिंग फंड का आप क्या करोगे, वो एंट्री, ट्रांसफर एंट्री आपसे पूछी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दिस रिगार्ड। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन दीज डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स, कौन से डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स यानी कौन से डिबेंचर्स, जो रिडीम हो रहे हैं। पूरे 10 लाख वैल्यू के डिबेंचर्स का बात नहीं हो रहा। जब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहां ये क्यों लिया। सब ग्रामर का ही खेल है, ग्रामर पे आप ध्यान दोगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दीज डिबेंचर्स लिखा है, मतलब जितना हम रिडीम कर रहे हैं, 5 लाख फेस वैल्यू के जो डिबेंचर्स 31 अक्टूबर को रिडीम हो रहे हैं, उन पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। पिछला इंटरेस्ट कब दिया था, मार्च को दिया था, 31 मार्च पे। अब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का बैच कौन देगा, रिडीम हो रहा है ना, तो जितना अक्रूड पीरियड है उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैंने मंथ्स कैलकुलेट करवाए थे, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको देना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है डिबेंचर का, ये यहां लिखा है 6%, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे 7 महीने का, कौन सी बड़ी बात है, बोलो। तो पहला पार्ट है कि एंट्री क्या करेंगे। तो बेसिकली हमको करना क्या होता है, हमको डिबेंचर सिंकिंग फंड ये जो अकाउंट है उसका बैलेंस घटाना है। बैलेंस घटाना होता है, ट्रांसफर करना है ना, सिंकिंग फंड का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, मतलब सिंकिंग फंड का बैलेंस घटाना है। सिंकिंग फंड में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, लिखवाया था मैंने। तो उसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये भी एक ट्रांसफर एंट्री है, आपको जैसे मैं सोच रहा हूं ये इधर घटाना है, इसमें क्या बैलेंस होता है, ये ऐसे ही सोचना होता है। इसके अलावा फिर आपको सब रटना पड़ेगा, जो कि मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को घटाना है तो मैं सिंकिंग फंड को डेबिट करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा मैंने आपको समझा दिया। अब कितने अमाउंट से मैं डेबिट करूंगा, फेस वैल्यू से मैं डेबिट करूंगा, जितना मैं रिडीम कर रहा हूं उसका जितना भी फेस वैल्यू है, विच इज 5 लाख इन दिस केस। तो 5 लाख से मैं डेबिट करूंगा और ये कहां ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, खत्म, ये उसकी ट्रीटमेंट हो गई। अब पूछा है कि इंटरेस्ट निकालो इसी डिबेंचर्स पे। 5 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, 6% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7 मंथ्स आपके एक्सपायर्ड पीरियड है, जो मैंने आपको निकाल के बता दिया, 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर, 7 मंथ्स होते हैं। बोलो, 5 लाख इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, तो ये आएगा 17,500। इतना इंटरेस्ट इन रिडीम डिबेंचर्स पे आपने चुकाया होगा ऑन 31 अक्टूबर। ठीक है, सिंपल है। सिंपल है क्या, सब लिखते जाओ।
कि रिडीम होने के बाद सिंकिंग फंड को घटाया जाता है, उसको बंद किया जाता है। कितना? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम, उतना अमाउंट ट्रांसफर होता है। कहां ट्रांसफर होता है? जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। तो ये दिया है ऑन 31 अक्टूबर 5 लाख का रिडम्पशन होगा, वो आपसे पूछा नहीं है एंट्री। अब ये ट्रांसफर एंट्री पास होगी, डिबेंचर सिंकिंग फंड डेबिट 5 लाख टू जनरल रिजर्व 5 लाख, ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और इंटरेस्ट आएगा आपका 17,500। ठीक है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये यहां से यहां इतने महीने होते हैं, इतना रेट है, तो इतना इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नरेशन मतलब डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा, पूरा उसके लॉजिक। 7 मंथ्स डायरेक्ट लिख दोगे तो कैसे आए 7 मंथ, वो भी तो बताना पड़ेगा ना, कब से कब तक का है, कितने महीने होते हैं। ठीक है, थोड़ी वर्किंग आपको बतानी पड़ेगी। अब ऊपर वाला जो हमने एक पार्ट पढ़ा था, ठीक है, तो यहां पे ये 2 अकाउंट है। ठीक है, कुछ बच्चों ने नोटिस किया होगा। तो सिंकिंग फंड में 2 मेथड्स होती हैं। ठीक है, एक होता है क्यूमुलेटिव मेथड, वही कह रहा हूं, ये सब थ्योरी आपके मॉड्यूल में ही नहीं है, ओल्ड सिलेबस में थी। इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, थ्योरी लेना भूल गई, प्रैक्टिकल डाल दिए गलती से। काफी जगह ऐसा हुआ है, मैच नहीं हुआ है भाई, थ्योरी ली है पर प्रैक्टिकल नहीं लिए, प्रैक्टिकल ले लिए थ्योरी नहीं लिए, तो कैसे बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा है ये इशू कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हम इंटरेस्ट कमाते हैं या सेल पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो भी हम इंटरेस्ट कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो हम वापस री इन्वेस्ट करते हैं, और वो इंटरेस्ट का जो ट्रांसफर होता है वो सिंकिंग फंड में ही होता है। जो भी कमाई है या जो भी इन्वेस्टमेंट बेचते समय जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम सिंकिंग फंड में डालते हैं। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव मेथड। और एक मेथड होती है नॉन क्यूमुलेटिव, जिसमें हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर ना करके पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ये भी थ्योरी का पार्ट है, इसीलिए क्योंकि मेथड क्वेश्चन में दी नहीं है तो बेटर है कि देखो दोनों आप अकाउंट्स लिख लो, सिंकिंग फंड ऑब्लिक पीएनएल अकाउंट। ठीक है, क्यूमुलेटिव होगी तो सिंकिंग फंड, नॉन क्यूमुलेटिव होगी तो पीएनएल। ठीक है, इसलिए दोनों दोनों अकाउंट दिए हुए हैं। क्लियर है क्या? तो ये था भैया आपका सिंकिंग फंड का क्वेश्चन, जिससे काफी बच्चे डर रहे थे, तो मैंने अच्छे से डिटेल में आपको थ्योरी और उसका एप्लीकेशन सब मैंने डिटेल में बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आया था, काफी इजी है, उसमें भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो गई है, तो ये भी मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं। छोटे छोटे पहले हम पढ़ लेंगे, आ जाओ। देखो इतना छटाक भर का 5 मार्क का क्वेश्चन पढ़ाने में भी मुझे 23 मिनट्स लग गए। मेरी स्पीड स्लो है, ठीक है, मैं आपकी गलती नहीं बोल रहा हूँ, मेरी गलती है, मेरे ही कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, पता नहीं क्यों, तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ 3B पे आ जाओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, इस टाइप का आगे भी आ सकता है डेफिनेटली। ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड। टिपिकल बैलेंसेज दिए हैं, 10% डिविडेंड का रेट है। ठीक है, रेडीमेबल है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल अमाउंट 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप 5 लाख रुपीज। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप और अनपेड कुछ दिया नहीं है, तो पेड अप भी पूरा ही होगा ऐसा आपको मानना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है 14,000, जनरल रिजर्व अवेलेबल है 1,60,000, पीएनएल अकाउंट अवेलेबल है 1,18,540। कंपनी रिडीम्ड ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, हाथों हाथ सब अमाउंट्स निकालने की आदत डाल लो। 5 लाख का 5% आएगा 25,000, मतलब मेरा प्रीमियम ये जो मैं चुका रहा हूं रिडम्पशन पे, ये मेरा लॉस है जो मुझे एब्जॉर्ब करना है, जो मुझे राइट ऑफ करना है, तो वो भी मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड फॉर द पर्पस इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, इशू प्राइस 11 रुपीज दिया है, उसमें 1 रुपीज प्रीमियम है फॉर सच एन अमाउंट। ठीक है, ये बहुत टिपिकल है। कितना इशू कर रहे हैं? जितनी जरूरत है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको इशू करने हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्री रिजर्व्स को आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है, और बचा हुआ आप मिनिमम जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, मतलब बैलेंसिंग है, दिया नहीं है कि कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, वो ही आपको निकालना है। ठीक है,
तो इस टिपिकल सिचुएशन में क्या करते हैं, दो ही रास्ते हैं, हमारा जो भी रिडम्पशन हो रहा है उसमें जो हमको कैपिटल बढ़ाना होता है उसके दो ही रास्ते दिए हैं लॉ में। एक है आप फ्री रिजर्व को सीआरआर में डाल दो, या आप फ्रेश अदर टाइप ऑफ शेयर्स इशू करके कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो। तो इसमें पार्टली पार्टली है, पार्टली पार्टली है। हमारे पास रिजर्व्स भी हैं और हम कुछ शेयर्स भी इशू कर रहे हैं, पर शेयर्स उतने ही इशू करने जितने की जरूरत है। मतलब पहली प्रायोरिटी आपको फ्री रिजर्व को देनी है, फ्री रिजर्व को आप सीआरआर में डाल दो और जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है उतने के लिए ही इक्विटी शेयर आपको इशू करना है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब लिखा हुआ है, फॉर सच एन अमाउंट एज वॉज नेसेसरी फॉर द पर्पस आफ्टर यूटिलाइजिंग द अवेलेबल प्रॉफिट्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमम यूज करो, सीआरआर में डाल दो और जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो ही इक्विटी शेयर इशू करके रेस करनी है। लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, ठीक है। इस टिपिकल सिचुएशन में क्या करेंगे, दो रिक्वायरमेंट्स हैं, इजी है पर उतना भी इजी नहीं है कि आपने अगर ये चैप्टर गहराई में पढ़ा ही नहीं है तो आपको एवं ही समझ में आ जाएगा, इतना भी इजी नहीं है। अगर आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, आपको प्रोविजंस पता है तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, बेसिकली इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है मुझे रिडम्पशन का जो प्रीमियम है ये मुझे एब्जॉर्ब करना है, ये मेरा एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि 25,000 है, हमने ऊपर निकाल लिया है। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे रिजर्व्स को, फ्री रिजर्व्स को सीआरआर में ट्रांसफर करना है। और मैंने लेक्चर्स पढ़ाते समय मेरे जो लेक्चर बायर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने बताया हुआ है कि इन दोनों में पहले क्या यूज करना है, पहले आपको रिडम्पशन का प्रीमियम एब्जॉर्ब करना है। थ्योरी में भी ये लिखा हुआ है कि जब भी आपको रिजर्व्स हैं और आपको रिडम्पशन का प्रीमियम का लॉस जो है वो भी एब्जॉर्ब करना है और आपको सीआरआर में भी ट्रांसफर करना है, इन दो कॉम्पीटिंग में आप पहले किसको ध्यान दोगे, रिडम्पशन के लॉस को। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये जो लॉस है ये पहले एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद जो बचता है वो आप सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो। अब जब मैं प्रीमियम को ये एब्जॉर्ब करूंगा लॉस को, तो मेरा एक सीक्वेंस है, ठीक है, वही कह रहा हूं। थ्योरी पता होगी तो सब समझ में आ जाएगा, थ्योरी ही नहीं पढ़ी है तो मैं क्या, मेरे पापा भी आपको समझा नहीं सकते। और एक्सपेक्ट भी मत करो कि मैंने थ्योरी पढ़ी नहीं है, बस मैं डायरेक्टली देख लेता हूं मुझे आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। रेगुलर स्टडी का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो पहले में प्रीमियम से एब्जॉर्ब होगा, तो प्रीमियम अवेलेबल है लेकिन सिर्फ 14,000 है। समझो बात को, ये एक इंटरडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है। क्यों है अभी आपको समझेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट 25,000 है पर अवेलेबल मेरा प्रीमियम सिर्फ 14,000 है। तो मुझे कायदे से क्या करना चाहिए, बचा हुआ जो 11,000 है वो मुझे जनरल रिजर्व या पीएनएल में से ले लेना चाहिए। पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे कि आप नए इक्विटी शेयर प्रीमियम पे ही इशू कर रहे हो, मतलब रिडम्पशन के पहले ही इक्विटी शेयर शुरू हो जाएंगे और उसमें ही आपको प्रीमियम ऑलरेडी मिल रहा होगा, तो वो भी तो यूज करेंगे ना। तो वो आपको यहां पे ध्यान देना है, वो कितना आएगा वो आपको सोचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस 11,000 उस नए इक्विटी शेयर के इशू से आ जाएगा ऐसा आपको मानना है, मतलब आपका प्रीमियम अरेंज हो जाएगा ऐसा आपको मान लेना है। तो फिर आप क्या करोगे, आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओगे कि मुझे अब फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करना है। मेरे पास फ्री रिजर्व कितना है बोलो, ये 2 है, टोटल मारो कितना है। मतलब हम सिर्फ ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, अभी फिक्स नहीं हुआ है, हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि अगर बैलेंस प्रीमियम 11,000 रुपए का हमारे नए इक्विटी शेयर के इशू से हमको आ गया तो हमारा काम जम जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, बच्चों को ये आएगा ही, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, आफ्टर यूटिलाइजिंग प्रॉफिट्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अगर आप बचा हुआ 11,000 यहां जनरल रिजर्व से अभी ले लोगे, वैसे भी आंसर तो आ जाएगा ना, लेकिन फिर ये जो लिखा है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां आप सीआरआर में थोड़ा 11,000 अमाउंट कम ट्रांसफर करोगे और वहां प्रीमियम मिलेगा, वो प्रीमियम पड़ा रह जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। अब ये भी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि सीआरआर में क्या क्या ट्रांसफर होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में सिर्फ जनरल रिजर्व और पीएनएल, और बायबैक के केस में 3 चीजें सीआरआर में ट्रांसफर की जा सकती हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है,
मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम मैक्सिमम पॉसिबल के चक्कर में ही हम करके देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना रिजर्व है हमारे पास, ये दोनों मिला के 1,60,000 प्लस 118,540, ये हमारा मैक्सिमम अवेलेबल रिजर्व है। मैक्सिमम पॉसिबल यूज करो ऐसा लिखा है, तो अगर ये यूज करें तो हमारा जुगाड़ हो जाएगा क्या, वो हमको देखना है, ठीक है। तो मेरा सीआरआर का रिक्वायरमेंट कितना है, बोलो सीआरआर का रिक्वायरमेंट कितना होना है, नॉमिनल वैल्यू रिडीम, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू जितना हम रिडीम कर रहे हैं उतना सीआरआर या उतना कैपिटल हमको बढ़ाना होता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट है कैपिटल इंक्रीज करने का 5 लाख माइनस 278,540, इतने रिजर्व्स अगर मैं सीआरआर में ट्रांसफर कर लूं तो इक्विटी शेयर के लिए कितना बचेगा, तो ये बचेगा। ये न्यूमरेटर जो है आपका, ये बैलेंस रिक्वायरमेंट है जो इक्विटी शेयर इशू करके आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो 5 लाख माइनस 2,78,540 दैट कम्स टू 2,21,460, इतना कैपिटल इक्विटी शेयर इशू करके बढ़ाना है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम फेस वैल्यू से। एक इक्विटी शेयर अगर मैं इशू करूं 10 रुपए के फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर अगर मैं 11 रुपए में इशू करता हूं, मेरा कैपिटल कितना बढ़ेगा, कैपिटल कितना है उसमें 10 रुपीज ही है। प्रीमियम इज नॉट कैपिटल, तो यहां आप 11 रुपीज से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 11 रुपए मेरा कैपिटल नहीं बढ़ रहा है, वो स्प्लिट हो जाता है, 10 रुपए कैपिटल में जाता है, 1 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे कैपिटल कितना बढ़ता है एक शेयर इशू करके, ये आपको सवाल पूछना है कि एक शेयर इशू करूंगा तो कितना कैपिटल बढ़ेगा, फेस वैल्यू जितना है 10 रुपीज, तो डिवाइड करेंगे 10 रुपीज से, तो ये आएगा 22,146। तो इतने शेयर मुझे इशू करने पड़ेंगे। अब यहां खत्म नहीं हुआ है, इसमें प्रीमियम कितना मिलेगा वो देखो, और आपका वो प्रीमियम का जो बैलेंस है वो आ जाएगा कि नहीं, वो आपको चेक करना है। और हमेशा ऐसी सिचुएशन होगी कि वो आ जाएगा, कि आपका नेक्स्ट सवाल ही होगा सर ऐसा नहीं हुआ तो, कम पड़ा तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किए जाते, वो आपके सिलेबस की लेवल का नहीं है, वो सीए फाइनल के सिलेबस के लेवल का है, आपका सीए फाइनल नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो इतने शेयर में इशू करूंगा 22,146, तो इसमें 10 रुपए मेरा फेस वैल्यू होगा, तो 2,22,460, इतना मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा 10 रुपीज के हिसाब से, और 1 रुपी मेरा प्रीमियम बढ़ेगा 22,146। मेरा बैलेंस रिक्वायरमेंट कितना था, सिर्फ 11,000 रुपए, 14,000 ऑलरेडी अवेलेबल था, मुझे सिर्फ 11,000 ही चाहिए था, और 11,000 से ज्यादा का प्रीमियम ऑलरेडी मिल रहा है, तो मेरा रिडम्पशन के प्रीमियम का जो लॉस है वो एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझना है, ये नहीं समझा तो आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाओगे, ठीक है, ध्यान दो। तो इस पूरे से हमारा क्या कैलकुलेशन हो गया कि हम 22,146 शेयर्स इशू करेंगे 10 रुपीज के इन 11 रुपीज, 1 रुपी प्रीमियम है। दूसरी चीज कि हम ये रिजर्व्स हैं जो हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। चलो इसी के बेसिस पे अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। आ जाओ नंबर 1। अब इसमें सीक्वेंस ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या हम कुछ बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, एसेट इन्वेस्टमेंट कुछ बेच नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम पहले क्या करेंगे कि हम, अब पहले आप सीआरआर भी डाल सकते हो या पहले आप नए शेयर भी इशू कर सकते हो, कुछ भी आगे पीछे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करता हूं। रिजर्व्स में क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व्स में क्रेडिट बैलेंस होता है, मुझे उनको बंद करना है और उनका बैलेंस ट्रांसफर करना है। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को बंद करने के लिए मुझे डेबिट करना होगा। ऐसे बोलोगे, ऐसे सोचोगे तो ही जर्नल एंट्री बना पाओगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, दोनों को डेबिट किया तो दोनों का अकाउंट बंद हो गया और ये 2 ट्रांसफर होगा टू सीआरआर, ठीक है। तो कितना बैलेंस है 160, 118,580, 160, 118,540, ठीक है। और ये दोनों मिला के 278,540,
ठीक है, बीइंग फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है, अब नए शेयर इशू कर लो, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मिलेंगे 11 रुपए के हिसाब से, 22,146 इंटू 11 रुपीज, इतना अमाउंट मिलेगा 243,606। 2 कैपिटल दूंगा मैं फेस वैल्यू पे 22,146 इंटू 10, तो 221,460, इतना मेरा कैपिटल बढ़ेगा। जो मैं बार बार बोल रहा था ना कि 10 का 11 में इशू कर रहे हैं, लेकिन 11 रुपए कैपिटल नहीं बढ़ता है, कैपिटल 10 रुपए का ही आप देते हो। तो यही आपका लॉ का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। देखो आपने सीआरआर ट्रांसफर किया, लॉ मानेगा कि ये भी कैपिटल है, लॉ मानेगा कि ये कैपिटल है, एक्चुअल है नहीं, पर लॉ ने माना है कि आपने अगर सीआरआर में ट्रांसफर कर लिया तो कैपिटल बढ़ गया, हम ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो ये यहां कैपिटल बढ़ा, ये यहां कैपिटल बढ़ा, टोटल मारो 278,540 प्लस 221,460, एग्जैक्टली 5 लाख ही आएगा। मतलब ये इससे लॉ कॉम्प्लाई हो गया। काफी बच्चे यहां ध्यान ही नहीं देते, ये है। ठीक है, ये हमारा लॉ कॉम्प्लाई हो गया। ठीक है, टू कंप्लीट करो उस एंट्री को। 1 रुपया क्या है, सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 22,146 इंटू 1, तो आएगा 22,146। ठीक है, ये तो एंट्री पास हो गई, पैसा भी आ गया और हमने कैपिटल भी बढ़ा लिया। ठीक है, अब रिडीम करो, अब कैंसिल करो, प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करो। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, आई थिंक 10% था। ठीक है, तो ये कैंसिल होंगे। 10% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट, नॉमिनल वैल्यू से डेबिट होते हैं 5 लाख रुपए, और ये प्रीमियम पे रेडीमेबल है, तो अब यहां पे प्रीमियम भी डेबिट करना होगा। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000। ठीक है, 5%, ये भी डेबिट होगा लॉस, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट द गिवर कौन है, शेयर्स कौन वापस कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो उनको आपको पैसा देना बाकी है। कितना, प्रीमियम मिला के 525, मतलब ये पूरी रेडीमेबल वैल्यू है। ठीक है, 525 आपको चुकाना है। अब आप चुका दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5,25,000 दे दो। इसमें देखो कैश बैंक बैलेंस दिया नहीं है, तो आपको मानना है कि आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, आप इनको पैसे दे रहे हो, डेबिट द रिसीवर 525 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये उनका पे ऑफ हो गया। अब ये जो लॉस तड़प रहा है ये वाला, ये आपको राइट ऑफ करना है, जिसके लिए अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है। अब आपको यहां इमेजिन करना होगा, ठीक है, कि ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है 14,000, उसमें क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट वाले को आपने और क्रेडिट किया, तो आपको यहां इमेजिन करना होगा कि क्रेडिट क्रेडिट मतलब वो ऐड हो जाएंगे। तो 14,000 प्लस 22,146, इतना मेरा प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस होगा, विच इज मोर देन रिक्वायरमेंट। ठीक है, 22,146 ऐड करेंगे, तो मतलब मेरे प्रीमियम में 36,146 का बैलेंस है। अब उसको मैं यहां डेबिट करूंगा 25,000 से, जो मुझे लॉस एब्जॉर्ब करना है। तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करूंगा जहां से मुझे एब्जॉर्ब करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 25,000, और ये मैं क्या एब्जॉर्ब कर रहा हूं, ये वाला प्रीमियम मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं। प्रीमियम डेबिट है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, 25,000, तो इससे क्या होगा, वो प्रीमियम का अकाउंट ये बंद हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का यहां बंद हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किया, तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्रेडिट है, उसको डेबिट किया, तो वो अकाउंट भी बंद हो गया। ठीक है, नेट नेट बैंक से पैसे चले गए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका 25,000 से प्रीमियम डेबिट हो गया, 5 लाख से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, और 5,25,000 से आपके पैसे चले गए। नेट इफेक्ट यही होता है। ठीक है, क्लियर है क्या, तो यही है, बस इंटरकनेक्टेड था, दो रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, सब बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो लिखो लिखो।
चलिए ठीक है, तो हमने 2 ही क्वेश्चन आज देखे, ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, इजी थे, अच्छे थे। नेक्स्ट पार्ट में अब मैं कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो सबसे टफ था, जो अच्छा खासा टफ था, सबसे टफ तो नहीं था। ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ए और बी, ठीक है। प्रो राटा का क्वेश्चन है, खौफ है लोगों के मन में, तो पूरा खौफ मैं हटाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं शायद ये एक ही क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा पाऊँ। 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स ये एक ही क्वेश्चन को समझाने में लग जाएंगे। कम लगा तो एक आध दो क्वेश्चन और भी देख लेंगे, बट आराम से मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं आता है ख्याल में। पूरा डिटेल में मैं डिवाइड करके अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है 2-2 बार एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ख्याल में आ जाए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में 2-2 क्वेश्चन करके हम जो भी टफ क्वेश्चन थे वो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा आपको मैं पढ़ा दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।